Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। सर हाँ, सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। अब आ रहा है क्लियर? बैटरी है ना? नया है। हाँ, पिछले क्लास कहाँ तक कवर हुआ था बताओ? सर डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तक पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन किए थे। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके, Yes. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कंपेयर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये तो मैं बता चुका हूं ना कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्गर होता है? विच वन इज स्ट्रॉन्गर अमॉन्ग सर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड? बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ओके। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे सिग्मा बॉन्ड के अंदर। पहले सिग्मा बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड। इसमें एक पॉइंट लिखिए, पहले लिखिए स्मॉलर ऑर्बिटल, स्मॉलर ऑर्बिटल, स्मॉलर ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर, स्मॉलर ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर। अच्छा, स्मॉलर ऑर्बिटल्स ब्रैकेट में मोर क्लोजर लिख दो। मोर क्लोरर, क्लोरर is the orbital, orbital, smaller orbital, more closer is orbital to the nucleus. Higher will be its strength, higher will be its strength. देखो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होता है, दैट वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना छोटा साइज होगा, ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस के उतना ही क्लोजर होगा। जितना ज्यादा क्लोजर होगा, उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। यही चीज लिखा गया, स्मॉलर ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दैट इज हायर विल बी इट्स स्ट्रेंथ। ये समझ में आ रहा है ना? स्मॉलर ऑर्बिटल Yes, इज sir. मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होगा, उसका उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे क्वेश्चन है यहां पर, देखिए इसको समझे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये HF, ये हाइड्रा एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं ये मैं बता चुका हूं। हाइड्रा एसिड में यही होता है, हाइड्रोजन और नॉन मेटल के बीच, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल के बीच बॉन्ड होगा। ये हाइड्रा एसिड याद है। व्हाट इज ऑक्सी एसिड? बताया हूं। ऑक्सी एसिड सर किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। इसी तरह हाइड्रा एसिड मींस हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल्स, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अभी इन सब का मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मींस बॉन्ड एनर्जी। तो अभी यहां पर बताइए, देखो आपको ये पता है कि इसके भी जो ओवरलैपिंग हुआ होगा 1s और 2p का भी हुआ होगा। ये समझ में आता है ना? फ्लोरीन के वैलेंस शेल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा
और हाइड्रोजन का 1s में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, दोनों कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहां पर क्या होगा, 1s और 3p के बीच, ये 1s और 4p के बीच, और यहां पर 1s और 5p के बीच। क्या ये समझने में दिक्कत है आपको? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये आ रहा है? यस सर। अब ये बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? HF। सबसे ज्यादा यही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, यही 1s। और क्योंकि ये देखो 1s तो सब में कॉमन है, 1s इज कॉमन इन ऑल। तो देखो यहां पर ये 2p है और ये 3p है। तो हम लोग जानते हैं ये जो 2p है, 2p इज मोर क्लोजर, 2p का साइज छोटा है, इट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो इसका इससे बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ गए ना बच्चे? ये समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? देखो ऐसे समझो, अगर बॉन्ड लेंथ वाला समझ में नहीं आ रहा है तो ये हाइड्रोजन का 1s और ये फ्लोरीन का 2p, इसके बीच बॉन्ड हुआ। और यहां पर देखो ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन, ये 1s है इसका और 5p ऑफ आयोडीन। अब आप ही बताओ मुझे, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? ये बॉन्ड ज्यादा बड़ा है या ये वाला? सर यही चाहिए, हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। तो ये ध्यान रखना, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा होता है, HI जो बॉन्ड होता है सबसे बड़ा होता है, फिर HCl, फिर HBr और फिर HF। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ओवरऑल एक जनरलाइजेशन आप याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। या बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो यहां पर हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लिया और इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर क्या आ रहा है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ रहा है। अच्छा यहां पर एक चीज और, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा बताओ? एनीवन? एसिडिक स्ट्रेंथ, इन सब हाइड्रा एसिड में कौन सबसे अच्छा एसिड है? देखो एसिड का ही मतलब होता है, एसिड का मतलब होता है जो हाइड्रोजन इजिली रिलीज करेगा, जो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बताओ HI हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा या HF? कौन सा, कहां से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा? देखो ऐसे समझो ना, ये मान लो कि ये HF का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, समझ रहे हो? ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन, और ये इसका बॉन्ड लेंथ है, ये दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ HF। और देखो HI में कुछ ऐसा है, ये HI है, ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है। तो अब ये बताओ इन दोनों में किसको ब्रेक करना आसान होगा? HI वाला बॉन्ड को या HF वाला बॉन्ड को? किसको तोड़ना आसान होगा? सर एक बार रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं? फिर से देखो, ये देखो HF है, यहाँ HF, ये HF, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन से यहाँ और फ्लोरीन यहाँ, और दिस इज द बॉन्ड लेंथ। और ये है आपका, दिस इज द HI, ये हाइड्रोजन से यहाँ और आयोडीन यहाँ, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। तो बताओ किसको तोड़ना इजी होगा? HF को तोड़ना इजी होगा या HI को? अरे इतना बताओ ना मुझे। HF को? नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हो। अच्छा एक बड़ा स्टिक को तोड़ना आसान होता है या छोटा स्टिक को? ये छोटा, मान लो छोटा डंडा है, छोटा स्टिक है, और ये बड़ा स्टिक है, किसको तोड़ना आसान होता है?
ऑब्वियसली बड़ा, इसको हाँ बड़ा वाला को इजिली आप तोड़ दोगे, इसको मैं इजिली तोड़ दूंगा, बट इसको तोड़ने में दिक्कत होगी। तो अगर ये इजिली टूट रहा है, अगर ये इजिली टूट रहा है मतलब इससे हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। समझ रहे हो? ये समझ में आया है कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन देर में निकलेगा। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि इन चारों में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हम बोलेंगे HI। क्यों HI? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से क्या होता है, हाइड्रोजन इजिली टूट निकल जाएगा यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल इजी है, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल डिफिकल्ट है। इसलिए हम लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। किसी को ये समझने में दिक्कत है तो बोलो मैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर पूछा करते हैं। दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग हाइड्रा एसिड, एंड दिस इज द सर HF के बाद HCl होगा ना? अच्छा, हाँ ये उल्टा हो गया, सॉरी, HCl और HBr। सर वो बॉन्ड लेंथ में भी, क्या क्या? सर वो बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में भी वो उल्टा है, अच्छा ऊपर ये, वाले लाइन। हाँ क्या बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या। सर बॉन्ड HCl लेंथ से पहले HCl। अच्छा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ वाला ऑर्डर तो सही है ना, फिर से बताऊं क्या? Cl पहले Br फिर बाद में। अच्छा यहां पर भी उल्टा हो गया। तो ये समझ में आ गया, हाइड्रा एसिड में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। यू हैव टू रिमेंबर दीज 3। ये कुछ नए बच्चे हैं, रुक जाओ। सीती आरती, नए बच्चे, सीती आरती, समझ में आ रहा है बच्ची? हाँ अच्छा ओके, और तो नया कुछ नहीं है कोई। हाँ निखत प्रवीण, बच्चे समझ में आ रहा है? सर मैं माहिनूर, सर मेरा ही नाम निखत, मतलब उसमें आईडी में माहिनूर है। अच्छा 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 ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा, देखो अभी हम लोग ना अगला क्वेश्चंस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। जैसे ये मान लो कि FF बॉन्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है, ये फ्लोरीन है, रुक जाओ ऐसे, इसको हटाओ, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। इसके बीच मुझे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। पहले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और फिर उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखो यहां पर है क्या क्या बॉन्डिंग है, कैसे FF के बीच बॉन्डिंग है, क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन के बीच बॉन्ड है, 3 लोन पेयर हर एक के ऊपर है। अब ये आप मुझे ये बताओ, देखो यहां पर क्या इस किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हो रहा होगा, ये अब थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा आप लोग को। 2p यहां पर बताओ, 3p होगा ना, यहां पर 4p यहां पर 5p। अच्छा ये बताओ इन सब में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ देखो यहां पर ऐसे समझो, ये 2p छोटा साइज का और ये
ये भी 2p छोटा साइज का है, इन दोनों के बीच बॉन्ड। और यहां पर आयोडीन, क्या आयोडीन भाई साहब बड़े बड़े हैं, ये 5p और 5p। तो आप मुझे ये बताओ, पहले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ मुझे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। सर आयोडीन का सबसे ज्यादा है। हाँ, आयोडीन वाला सबसे, ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो ये भाई साहब है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके गुड, ये समझ में आता है। अच्छा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, टेल मी। हाँ, ऐसा, ये सोचना बहुत अच्छा है कि ऐसा होगा, बट लेट मी रिमाइंड यू, या लेट मी, यहां पर एक एक्सेप्शन है। ये जो ऐसा हम सोच रहे हैं ना, ये गलत है। ये जो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये गलत है। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है उसका भी लॉजिक मैं दूंगा। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, पहले एक्चुअल ऑर्डर लिखें, जो सही क्या है। सही यहां पर ऐसा है, ये फ्लोरीन भाई साहब उठकर यहां आ जा रहे हैं। This is the actual order of bond strength, bond energy. This is the actual order. अब ये पूछोगे हमसे कि क्यों ये फ्लोरीन का होना चाहिए तो सबसे ज्यादा, बट ये थर्ड नंबर में क्यों हो गया। अब ये पूछना आपका फर्ज बनता है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना है, यही सब एक्सेप्शन एग्जाम में पूछा करते हैं। बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग फ्लोरीन का, बट ये एक्सेप्शंस क्यों। तो इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, इसको समझें। देखो, एक्चुअली ये एफ है और ये है आपका ClCl, इसको समझें थोड़ा। यहां पर देखो, फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर, यहां पर भी 3 लोन पेयर। अब इसको समझे बच्चे। देखो, इसका रीजन यही है कि फ्लोरीन का छोटे साइज होने की वजह से, एज वी नो दैट फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, एंड इसका साइज छोटा है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, और साथ ही साइज छोटा होने के कारण क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है। फ्लोरीन का छोटे साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये इजीली टूटना चाहता है। समझ रहे हो। यहां पर देखो, फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर छोटे साइज हैं, एंड साथ ही साथ 3 लोन पेयर हैं। यहां पर क्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर है, बट ये 3p का साइज बड़ा होता है, 2p का साइज छोटा होता है, और साथ ही साथ इसके ऊपर 3 लोन पेयर भी है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण ये इजीली टूटना चाहता है। अगर टूटना चाहता है तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। क्या ये समझ रहे हो। मैं लिखा देता हूं अगर बोलोगे हाँ तो। यस सर, लिखा दीजिए। लिखा देता हूं। तो ये देखो, लॉजिक यही है। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए ये 2p का साइज छोटा है, और इसके ऊपर 3 लोन पेयर है, इसको एकोमोडेट नहीं कर पाता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये इजीली टूट जाता है। बट क्लोरीन वाला थोड़ा बड़ा साइज का है, तो लोन पेयर को थोड़ा एकोमोडेट कर रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम है, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो यहां पर आप लिख लें ये चीज लिख लें, क्यों इंपॉर्टेंट भी है, लिखें। ड्यू टू
स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, और ये भी लिख देता हूं, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, P2 पीरियड सेकेंड का एलिमेंट है। रिपल्सन्स बिटवीन लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई and to minimize the repulsions, it is easily broken, ये इजीली टूट जाता है। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के चक्कर में ये इजीली टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब ये समझ में आ गया ना क्यों ये फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्यों कम हो गया? देयर इज नो एक्सेप्शन इन बॉन्ड लेंथ। क्या बच्चे ये समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है। यस सर। यहां पर देखो यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है। देखो अब ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ मतलब ये और बॉन्ड है, तो इन दोनों में बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ? इन दोनों में बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए? एक्चुअली ये देखोगे तो 2p ओवरलैपिंग है, यहां पर 3p ओवरलैपिंग है। इन दोनों में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए बोलोगे तो 2p का बोलोगे ना। 2p n का वैल्यू छोटा है ना, यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर 2 है, n का वैल्यू 3 है, तो आप बोलोगे कि इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। तो बट यहां पर भी आप ध्यान रखें, यही पर सेम एक्सेप्शंस जो मैं यहां पर बताया ना भाई साहब, वही सेम चीज वहां पर भी आ रहा है। यहां पर भी P सिंगल बॉन्ड P इज स्ट्रॉन्गर देन, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है N डबल बॉन्ड N। यहां पर भी सेम रीजंस, नाइट्रोजन का छोटे साइज होने की वजह से देयर इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स बिटवीन देम, और ये इजिली टूट जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? जो यहां पर लॉजिक मैं बताया सेम लॉजिक यहां पर भी है। यस यहां पर भी फिर यहां पर भी यही सेम लॉजिक लगता है। मैं रीजन नहीं लिखा रहा हूं, यहां पर रीजन लिखा दिया तो यहां पर लिखाना जरूरत नहीं है, यहां पर भी ध्यान रखना। अब ये पूछोगे इन दोनों में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा बताओ, तो सेम लॉजिक से बोलोगे, सेम लॉजिक से बोलोगे 3s सिंगल बॉन्ड s इज ग्रेटर देन O सिंगल बॉन्ड O। यहां पर भी ऑक्सीजन का छोटे साइज होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा है, और ये इजिली टूट जाता है, इजिली सेपरेट हो जाता है। बट सल्फर का बड़े साइज होने की वजह से इसका ये लोन पेयर को इजिली एकोमोडेट कर लेता है, और ये स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये तीन चीज ध्यान रखना है। यहां पर भी ये भी लिख देता हूं, ये तीनों बात ध्यान रखना है आपको। ये तीन में एक्सेप्शन है एक तरह से। तो ये तीन ध्यान रखना है। आगे बढ़े।
यस सर। ओके। यस सर। उसके बाद लिखो पाई बॉन्ड। थोड़ा पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाउ पाई बॉन्ड इज फॉर्म। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय लेटरल ओवरलैपिंग, बाय पैरेलल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये सब जानते हैं। ओके, यहां पर देखें, जब पाई बॉन्ड बनने का 3 तरीका था, अगर आपको याद हो तो पीपी ओवरलैपिंग होता था, पीडी ओवरलैपिंग होता था और डीडी ओवरलैपिंग होता था। इन्हीं तीनों से क्या होता था? आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होता था। क्या एस ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना सकता है? एस ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना सकता है? नो सर। नो सर। मैं लिखा चुका हूं कि एस ऑर्बिटल्स विल नेवर पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस। एस ऑर्बिटल सिर्फ एंड सिर्फ क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। तो ये सब बातें आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। तो पाई बॉन्ड में ये तीन ही तरीका था, इधर पीपी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग और डीडी ओवरलैपिंग। इन्हीं 3 से क्या होता था? पाई बॉन्ड फॉर्म होता था। तो इसमें हम स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे रखेंगे? यहां पर पहले लिखें, इसका 2 केस बना रहा हूं। इफ n का वैल्यू सेम है, अगर n का वैल्यू सेम है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो np पाई जो होगा ना, ये स्ट्रॉन्गर होता है। इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ये स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू np पाई nd पाई। मतलब इन तीनों में बताया कि इसका ये जो पीपी बॉन्ड होता है, पीपी और पीपी के बीच जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये स्ट्रॉन्गर होता है इससे। सो अगर n का वैल्यू सेम है तो, अगर n का वैल्यू डिफरेंट है तो क्या करोगे आप? सेकंड केस, इफ n इज डिफरेंट, इफ n इज डिफरेंट, तो इसमें आप लिख लें smaller is the value of n, smaller is the value of n, smaller is the value of n, stronger will be the pi bond। अगर आपको ये आपको याद हो तो सिग्मा बॉन्ड में भी तो यही बोला था मैं, जितना कम n का वैल्यू होगा सिग्मा बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा, पाई बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा। ये तो फंडा सेम ही है। n का वैल्यू मीन्स साइज। आपको पता है कि n मेनली साइज को डिनोट करता है। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली डिपिक्ट अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ ए सेल। तो n का वैल्यू जितना कम होगा साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, इधर सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, दोनों केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताओ, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसा है, 2p पाई 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई 3d पाई। टू पी पाई 3d पाई। थ्री पी पाई 3d पाई। 3p पाई 3p पाई। हाँ, तो इन पांचों में आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है कि कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये बताओ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा इन पांचों में? 2p/2p पाई।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% सही। ये देखो सब n का वैल्यू भी छोटा है और साथ ही साथ pp ओवरलैपिंग है, तो ऑब्वियसली 1 नंबर। फिर सेकंड सेकंड हाईएस्ट बताओ किसका होगा, सेकंड हाईएस्ट। दोनों चीज कंसीडर करना है, n का वैल्यू भी देखो और 5 नंबर होगा। 5 नंबर, नहीं 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 5 नंबर, 3 नंबर। हाँ 3 नंबर। देखो इसमें 3 है, पहले n का वैल्यू देखो ना, n का वैल्यू छोटा मिल गया। देखो अगर ये दोनों केस बताया ना, दोनों केस में ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, ज्यादा प्रेफरेंस हम साइज वाला को देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में साइज वाला का प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, एन का वैल्यू जिसका छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो उसके बाद फिफ्थ नंबर, उसके बाद क्यों फिफ्थ नंबर नहीं, थर्ड नंबर, क्योंकि इसका एन का वैल्यू देखो 2 है। उसके बाद नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट सर 5। हाँ नेक्स्ट 5, गुड 5। नेक्स्ट सर 4 और फिर 2। हाँ फिर 4, यहाँ पर P है, यहाँ पर DD है, यहाँ पर P और D है, तो ऑब्वियसली फोर्थ, और उसके बाद 2। गुड, मिस आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। उसके बाद आप लिखें एप्लीकेशंस ऑफ वीवीटी, एप्लीकेशंस ऑफ वीवीटी, एप्लीकेशंस ऑफ वीवीटी। पहला एप्लीकेशंस लिखें, पहला एप्लीकेशंस लिखें। ये वीवीटी आपको बताता है कि कैसे हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं, इसका आइडिया वीवीटी देता है। तो ये पहला पॉइंट लिख लीजिए, कंपैरिजंस ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, या इसको हम बॉन्ड एनर्जी, एक ही बात है। इसका आइडिया वीवीटी देता है। गुड, सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 but phosphorus exists as P4, why? ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाते हैं, इसका रीजंस आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा क्यों, इसका रीजन समझें। देखो अगर मान लो कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और ये फास्फोरस भी ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, तो यहां पर आप जानते हो कि एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और यहां पर 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किसके किसके बीच है बताओ, पाई बॉन्ड किसके किसके बीच बना होगा, 2p के बीच, यस सर। 2p पाई 2p पाई। यहां पर नाइट्रोजन में, यहां पर फास्फोरस में भी देखोगे एक लोन पेयर भी है दोनों के ऊपर। यहां पर भी देखोगे एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किसके किसके बीच बना है, तो हम बोलेंगे 3p पाई के बीच। ये 2p पाई, ये जो 2p पाई बॉन्ड दिख रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं और स्टेबल्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा
2p pi बॉन्ड इज स्टेबल, क्योंकि ये छोटे साइज के हैं तो इसके बीच जो ओवरलैपिंग होगा 2p ओवरलैपिंग होगा, ये स्ट्रॉन्गर होगा और साथ ही साथ स्टेबल्स भी होगा। बट ये जो 3p ओवरलैपिंग होता है इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये 3p साइज बड़ा हो गया, यहां पर सेकंड है ना, n का वैल्यू 2 है तो साइज छोटा है, n का वैल्यू 3 है साइज बड़ा है, तो ये स्टेबल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्टेबल्स होते हैं। बट ये 3p पाई अनस्टेबल्स होते हैं। अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, p2 विल नॉट एग्जिस्ट। नाइट्रोजन तो N2 एग्जिस्ट करेगा, क्यों, उसका रीजंस में बताया। P2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, P2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेदर फोस्फोरस क्या करता है, एक चीज मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया हूं, हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल का फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड फोस्फोरस का ज्यादा होता है। अभी हम थोड़ा बताया ना कि फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल। इसलिए ये जो फोस्फोरस है, फोस्फोरस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि ये P2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों, P4 में फोस्फोरस के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये P4 का कुछ स्ट्रक्चर है। और ये ऊपर है, आप ये देख रहे हो कि फोस्फोरस यहां पर फोस्फोरस के बीच सिंगल बॉन्ड बनाया है। क्यों सिंगल बॉन्ड बनाया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड सिंगल आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल। फोस्फोरस क्यों ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया, क्यों ये P2 नहीं बनाया, क्योंकि वी नो दैट 3p पाई इज अनस्टेबल, सो इसलिए कभी फोस्फोरस P2 नहीं बनाता है। फोस्फोरस क्या बनाता है, P4 क्यों बनाता है, क्योंकि P4 में फोस्फोरस के भी सिंगल बॉन्ड है। क्या ये समझने में दिक्कत है? नो सर। समझ आ गया ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर एग्जाम में पूछेंगे कि फोस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों। तो इसका जो लॉजिक है मैं आपके सामने निकाल कर रख दिया। चलो एक और दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, बट सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड। वाई? सेम यही जो फ्रेम ये क्वेश्चंस का है, ये नाइट्रोजन 15th ग्रुप 15th का है तो ये ग्रुप 16th का है, तो इसके पीछे लॉजिक समझे आप। देखो, अगर ऑक्सीजन के बीच हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है, यहां पर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ओके गुड, और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग बताएं तो आप बोलोगे 2p पाई एक स्टेबल्स होते हैं, स्टेबल हैं इसलिए एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह अगर मान लो कि सल्फर बाय चांस डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप देखें। सल्फर अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और साथ ही साथ एक पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड किसके बीच होगा, 3p पाई, जो कि अनस्टेबल्स होते हैं, इसलिए ये कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो S2 विल नॉट एग्जिस्ट। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया
कि बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिंगल, सल्फर सिंगल बॉन्ड सिंगल आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिंगल। रीजंस बता चुका हूं। तो इसलिए जो सल्फर है S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, यहां पर फास्फोरस लिख देना, सल्फर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ S8। S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, ये इसी बार का ये तो ये देखो यहां पर सल्फर S8 फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए आपको। क्राउन शेप्ड होता है कुछ, इसको बोलते हैं क्राउन शेप। तो यहां पर देख रहे हो सल्फर सल्फर के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये और सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर। यहां पर सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि यहाँ 3p पाई ओवरलैपिंग है, जो कि स्टेबल नहीं होता है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग जो देख रहे हो 2p पाई का है, जो कि स्टेबल्स नेचर के होते हैं, इसलिए O2 एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट नहीं करता है। सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? एसिड में सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर सेम लॉजिक। तो हमें लगता है ये वाला अगर समझ में आ रहा है तो ये वाला आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, या कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, आगे देखें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर क्वेश्चंस बैंक उठाकर देखो, नीट का देखो क्वेश्चंस बैंक उठाकर, ये सब क्वेश्चंस मिलना है। जो बच्चे थोड़ा सा पिछले साल सीरियसली पढ़े होंगे वो सब ये सब क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। जो बच्चे थोड़ा क्वेश्चंस बैंक वगैरह बनाए होंगे, थोड़ा मतलब इधर उधर से पढ़ने की कोशिश किया होगा, नीट का थोड़ा सीरियसली तैयारी किया होगा पिछले बार, तो ये सब क्वेश्चंस का वो इंपॉर्टेंट समझते होंगे। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे मैं समझा रहा हूं उसी तरह समझो, लॉजिक समझो और इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो। लिखो अगला क्वेश्चन। PCl5 exist but NCl5 does not exist. Why? कोई इसका लॉजिक बताएगा, जानता है तो? अच्छा, NCl5 यहां कर देना। कोई इसका लॉजिक बताएगा? मैं इसका लॉजिक ये बता चुका हूं आपको पहले कहीं पर भी। अरे कुछ लोग तो अभी बोर्ड के लिए ही पढ़े होंगे, 12th बोर्ड के लिए। तो 12th का बोर्ड में तो ये सब क्वेश्चंस आता था पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था क्या? यस सर था। NCl5 में सेकंड डी ऑर्बिटल नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड गुड। क्योंकि हम लोग ये मैं बता चुका हूं ना कि नाइट्रोजन P2 सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं करता है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। बट ये फास्फोरस के पास, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर सकता है, इसलिए ये 5 बॉन्ड बना सकता है। यही लॉजिक है। यहां पर लिख ले, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। यहां पर देखे,
लिखें आप, phosphorus is third period element. Phosphorus is third period element. So it can expand its octet. ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर सकता है। जैसे ये देखिए, ये इस तरह का कुछ बना देता हूं, इसका, इसमें आप देख रहे हो, इसके लिए 3D इज पॉसिबल्स। ये फोस्फोरस 5 बॉन्ड बनाने के लिए अपना 3D ऑर्बिटल्स का यूज किया होगा। और हम लोग जानते हैं ये 3D क्यों अवेलेबल है, क्योंकि फोस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के पास D वाला ऑप्शन अवेलेबल है, 3D अवेलेबल है, बट सेकेंड पीरियड वाला के पास D कभी अवेलेबल नहीं है, 2D कभी भी होता नहीं है। तो इसलिए क्या हम लिखा कि इट कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, but nitrogen is second period element, so it cannot expand its octet. ये अपना ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करते हैं, कभी भी ये इस तरह से नहीं बनाता है, क्योंकि 3D यहां पर 2D इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि 2D इज नॉट पॉसिबल, क्यों कभी भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास D ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, थर्ड पीरियड वाला के पास D होता है, इसलिए 5 बॉन्ड बनाया। सेकेंड पीरियड वाला के पास D नहीं होता है, इसलिए ये कभी भी 5 नहीं बनाएगा, ये या तो 3 बनाएगा। अच्छा ये बताओ, एक और क्वेश्चन था आप लोग से, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन्स, एनीवन? 5। अच्छा 5, अभी यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 यहाँ पर हो नहीं रहा, 5 कहां से हो जाएगा? 5 के लिए डी चाहिए इसको। 3। नहीं, कॉपी में चेक करो, मैं लिखाया हूं कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगा। ये भी ध्यान रखना, ये लिखाया हूं मैं, कॉपी खोलकर देख सकते हो। और वो भी किसमें? अमोनियम आयन में। ये मैक्सिमम कोवैलेंसी, ये सब क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना, दैट इज 4। कहां? अमोनियम आयन में। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, एनीवन? सर 6। अच्छा 6। सर 3। हाँ 3, बिल्कुल सही, 3। देखो कोवैलेंसी मतलब समझते हो ना, कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज द कोवैलेंसी। जैसे अमोनियम आयन में आप देख रहे हो कि ये 4 बॉन्ड बना रहा है कुछ, इसलिए इसका कोवैलेंसी 4 है। इसलिए ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होता है, ये सब ध्यान रखना है, दैट इज 3। वो भी किस में? H3O+ में। H3O+ में इसका कोवैलेंसी 3 होता है। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। देखो यहां पर 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये सब बातें ध्यान रखना है, बार बार कॉपी का रिविजन्स करो। कॉपी में आपको बहुत चीज लिखाया जाता है, उसको रिविजन्स करो तो दिमाग में रहेगा, नहीं तो एक बार पढ़ने से दिमाग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम ट्रेंड के ऊपर। SF exist, SF6 exist, SF6 exist, but OF6 does not exist. Why? अब इसका लॉजिक मैं नहीं लिखाऊंगा, क्यों? इसका लॉजिक बताओ। सेम
सर सल्फर, ऑक्सीजन में डी नहीं। हाँ ऑक्सीजन के पास डी नहीं है, डी नहीं है मतलब इसका ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं होगा। सल्फर के पास डी है इसलिए इसका ऑक्टेट एक्सपेंशन होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसलिए 2D कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन यहां पर 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा। बट सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी है, इसके पास 3D अवेलेबल्स है, इसलिए ये 6 बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया ना? आगे बढ़े, इसको इसका लॉजिक तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना, जो इसके पहले वाला PCl5 NCl5 वाला लॉजिक तो ही इसमें लग रहा है। यस सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, I3 माइनस Br3 माइनस Cl3 माइनस एग्जिस्ट बट F3 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट व्हाई? ये तो स्ट्रक्चर बनाना जानते हो ना, जैसे I3 का स्ट्रक्चर हम बनाने सिखाए थे, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लगभग ये जेई एडवांस, जेई मेंस, ये सब एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो ये सब इंपॉर्टेंस है आपके लिए। इसमें एक बार पूछा गया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो ये इसका हम स्ट्रक्चर बना दिया हूं। अगर F3 इसी तरह बनाओगे तो ये ऐसा होगा, तो ये F3 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है बताओ, लॉजिक बताओ, दोनों बनाकर दिखा दिए। क्योंकि मैं ये बता चुका हूं आपको कि कभी भी फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या इसका ऑक्टेट एक्सपेंशन होगा? नो नो सर। सर। will not expand octet as D is unavailable। समझ में आ गया? यहां पर ऑक्टेट एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि आयोडीन बिलोंग्स टू थर्ड एंड हायर पीरियड, so it can form 2 bond, means it can expand their octet। बट फ्लोरीन आपको मैं पता है बताया थी, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हमेशा हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, अगर आपको याद हो तो। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जब हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बता रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था ये चीज। हो गया? ओके। उसके बाद लिखे लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी, लिमिटेशंस। तो दिस में जो मैं क्वेश्चंस बताया हूं, मतलब आज का सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुआ है इस सेशंस में। नेक्स्ट लिमिट, दैट वन इज लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी, लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी। पहला लिमिटेशन लिखो इसका, लिखिए, it could not explain the geometry of molecules, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि ये ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, ये सिंपली क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड करते रह गया, ये कभी भी ज्योमेट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ज्योमेट्री के बारे में कौन बताएगा? इसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ोगे, दैट वन इज हाइब्रिडाइजेशन एंड BSEPR थ्योरी, that will direct you towards the directions, what is the direction, what is the exact directions of BCl। जो भी कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे BCl3 हो गया तो इसका ट्रायगोनल प्लेनर होता है, जैसे मीथेन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, तो ये सब कौन बताता है? BSPR और या हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट थ्योरी VVT नहीं बताता है, VVT ज्योमेट्री के बारे में कोई कमेंट नहीं देता है, ये ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग, यही सब बताता है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट लिखिए,
नेक्स्ट लिख लो, next limitation, that one is considered CH4 molecules. इसको समझें थोड़ा। देखो मीथेन में एक्सपेरिमेंटली जो चीजें ऑब्जर्व हुई है, मीथेन में जो दैट इज मीथेन में जो ज्योमेट्री होता है ना, दैट वन टेट्राहेड्रल होता है। मीथेन का कोई ज्योमेट्री बनाऊं तो ऐसा होता है। ये मीथेन है आपका कुछ, ये मीथेन है कुछ, ये इस तरह का आप समझ सकते हो। कैमरा का जो स्टैंड होता है ना, इस तरह का, ऐसा कुछ। ये देखो 3 हाइड्रोजन्स और 1 हाइड्रोजन्स ऐसा है कुछ। इट इज मीथेन का जो ज्योमेट्री होता है, इट इज टेट्राहेड्रल। इसका जो ज्योमेट्री होता है, शेप जो होता है, ये सब लिख लें। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, साइंटिस्ट लोग ने, केमिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि मीथेन का शेप क्या है, तो क्या बोलोगे, दैट वन इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल्स। इसमें ये भी बातें हैं। हमें लगता है कि टाइम ज्यादा हो रहा है, चलो इसको मैं आज यहीं पर रोकता हूं। कल मैं इसको फिर ये लिमिटेशन फिर से बताऊंगा, और मैं ये लिमिटेशंस के साथ अगला थ्योरी, दैट वन इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन से ही अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं, बीएसपीआर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीवीटी थ्योरी इज ऑलमोस्ट ओवर। वीवीटी भी इंपॉर्टेंट था, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग, कौन स्ट्रॉन्गर कौन वीकर, ये सब का आइडिया दिया। नेक्स्ट थ्योरी जो है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो ये लिमिटेशन, मीथेन का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको समझना है। और ये देखोगे कि वीवीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए अगले थ्योरी की जरूरत पड़ी, दैट वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.